नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की हम 5 अहम खबरें एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर ईरान के सुप्रीम लीडर की है। दरअसल लगातार इजरायली सोर्स जो है मुस्तबा खामेनेई की हालत गंभीर की खबर चला रहा था, जिसके बाद से अब एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई जंग के बीच वो अपने लोगों से बातचीत करते नजर आए। वहीं 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो ये झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के आंदोलन लगातार जारी है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर की बात करें तो हर घर तिरंगा मिशन की देश भर में आजादी के अमृत भाव को लेकर चल रही है। जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हो गया है। वहीं चौथी खबर मलेरिया के डंक से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया का कहर एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है। क्या है पूरा मामला, ये खबर भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। वहीं 5 के पंच की पांचवी खबर की बात करें तो ये खबर मौसम को लेकर के है। लगातार आफत की बारिश, देश के कई राज्यों के शहरों में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो 5 के पंच की ये 5 अहम खबरें एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर ईरान से जुड़ी हुई है, दूसरी खबर झारखंड की राजधानी रांची में हो रहे आंदोलन से जुड़ी है और तीसरी खबर हर घर तिरंगा मिशन से जुड़ी है। पांचवी खबर भी आप तक पहुंचाएंगे जो बरसात को लेकर के है, जिससे जनजीवन लगातार प्रभावित है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की खबरों को एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई से जुड़ी हुई है। दरअसल ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई जंग के बाद पहली बार वीडियो में सामने आए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने यह वीडियो जारी किया है। इसमें मुस्तबा जमीन पर बैठे लोगों के बीच उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये उनका पहला वीडियो है। हालांकि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पिछले कुछ दिनों से मुस्तबा की सेहत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। हाल ही में इजरायली चैनल 14 ने उनके हालत गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने का दावा किया था। यहां तक कहा गया था कि उनकी जल्द मौत हो सकती थी। अब वीडियो सामने आने के बाद इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई से जुड़ा ये वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में मुस्तबा जमीन पर बैठकर अपने लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुस्तबा को लेकर के खबरें चल रही थी कि मुस्तबा खामेनेई की हालत गंभीर है। दरअसल जब से इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए थे, जिसमें पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की मौत हुई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि मुस्तबा अली खामेनेई जो है वो बीमार हो गए थे, वो घायल हो गए थे, जिसके बाद से उनका लगातार इलाज चल रहा है और तब से वो मीडिया के सामने नहीं आए। ऐसे में अब ईरान ने यह वीडियो जारी कर बता दिया है कि उनके नए सुप्रीम लीडर जो बने हैं वो सुरक्षित हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो अपने लोगों के बीच बैठकर बातचीत कर रहे हैं। 56 साल के हैं मुस्तबा खामेनेई। लंबे समय से ईरान के सत्ता में पर्दे के पीछे से ये काम करते रहे। जब इनके पिता ईरान के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, 28 फरवरी को हमले में जब इनके पिता सैयद अली खामेनेई की मौत हुई, उसके बाद से ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप अलूने सर, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सवाल यही है, वीडियो जारी करने की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी? तब जारी नहीं किया गया जब सबसे मुश्किल दौर में ईरान था, जब पिता की लाश जो है कई दिनों तक फ्रीजर में रखा गया था, और अब ये वीडियो जारी करके क्या संदेश दिया जा रहा है कि ईरान और ईरान का नेतृत्व अभी किसी हाल में झुकने वाला नहीं है, वो मजबूती से खड़े हैं। नवीन जी देखिए, यह समय बहुत जटिल है ईरान के लिए और युद्ध में ईरान ने एक अच्छी छाप छोड़ी है। अभी जो बातचीत की टेबल पर बातचीत भले ही सफल हो या विफल हो, लेकिन बातचीत की टेबल पर मजबूत बने रहने के लिए ईरान को आंतरिक और बाह्य तौर पर मजबूत दिखना बहुत जरूरी है।
जहां तक सवाल वीडियो जारी करने का है, तो देखिए इस समय ईरान में आंतरिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए और वहां के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुप्रीम लीडर का दिखना जरूरी था। और तब जबकि ईरानी जो इजराइल की खुफिया एजेंसी वो बार बार दावा कर रही है कि मुस्तफा खामनेई जो है वो गंभीर तौर पर बीमार है, अमेरिका से भी ऐसी खबरें आ रही थी, तो यहाँ पर ईरान ने एक बार फिर अपने लोगों का भरोसा जीतने के लिए और दुनिया को संदेश दिया है कि ईरान मजबूत है, उसके सुप्रीम लीडर मजबूत है, और यही कारण है कि इस समय यह वीडियो जारी किया गया है। क्या इसके पीछे इजराइल की चालाक रणनीति काम कर रही है? क्या पता लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि अफवाह फैलाकर वीडियो जारी कराते हैं और उससे कुछ जानकारी निकालते हैं कि आखिर मुस्तबा है कहां? नहीं, बिल्कुल देखिए, मोसाद किसी हद तक जाकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरान अब पहले से ज्यादा सजग नजर आ रहा है। ईरान की खुफिया एजेंसी पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है और अब उसने आश्चर्यचकित करते हुए इजराइल के अंदर भी सेंध लगा ली है। तो अब इजराइल कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन अब खामनेई साहब तक पहुंचना उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात यह भी स्वीकार करना पड़ेगी कि खामनेई का वीडियो भले जारी किया गया, लेकिन ये वीडियो कब का है, क्योंकि वो तो अपने पिता के साथ पहले से ही बहुत सारी चीजों में भागीदारी करते रहे। तो अभी भी यह मान लेना कि खामनेई साहब स्वस्थ है, यह बहुत जल्दबाजी होगी। खामनेई साहब कहाँ पर हैं, क्या वो वास्तव में इलाज करवा रहे हैं, वो रसिया में है या ईरान के इलाकों में, इस बात को कुछ भी ईरान ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो लंबे समय तक खामनेई साहब को छुपा कर रखना ईरान के लिए संभव भी नहीं है। फिलहाल वीडियो जारी किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ईरान को बताना ही पड़ेगा। संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोग जो है वो अब इंतजार करेंगे कि हमारे नए लीडर जब से बने हैं उन्हें हमने देखा नहीं, उनका कोई भाषण नहीं आया। चूंकि अक्सर जब सुप्रीम लीडर बनते हैं तो भाषण होता है और पूरे देश में प्रसारण होता है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलोने सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ईरान ने एक रणनीति के तहत वीडियो जारी तो किया है, सवाल यह है कि आखिर ये वीडियो कब का है, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर ईरान की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आते हैं। और चलिए बिना देरी के खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां पर लगातार 16वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर चल रहा है। सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। बैठक के दौरान अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका सिंह पांडेय, चमरा लिंडा और संजय यादव ने वीडियो कॉल के जरिए बात की। मंत्रियों ने देवेंद्र से कहा कि उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी और वे भूख हड़ताल खत्म कर दें। वहीं देवेंद्र ने सभी मंत्रियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक मांगे लिखित रूप से पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इधर आदिवासी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कठोर कठोर दंड भी दिया जाएगा। तो झारखंड में लगातार 16वें दिन भी आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को लेकर के लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है। सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है, हालांकि अब तक बातचीत का रुख जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से छात्र जो है आंदोलन पर डटे हुए हैं। हालांकि मंत्रियों ने वीडियो कॉल के जरिए अनशन पर बैठे तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि जल्द ही उनकी मांगे मानी जाएंगी और इसके साथ ही नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कठोर से भी कठोर दंड दिया जाएगा। वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है और जल्द ही
जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। बता दें कि स्टूडेंट लगातार इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी अभी काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही तय समय में फैसला देने की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा जो परीक्षाएं अभी हुई हैं उन्हें रद्द करने की भी मांग की जा रही है। सभी परीक्षाओं को रद्द करने की बात की जा रही है। इसके अलावा TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाएं और दूसरी कंपनी से परीक्षा कराई जाए। TDPL को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ JMM के प्रवक्ता धीरज दुबे जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। धीरज दुबे, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब मांग की जा रही थी कि सरकार सुन नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। यहां 16 दिन से छात्र आंदोलन पर बैठे हैं रांची में। झारखंड के शिक्षा मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं, वो क्यों नहीं चले जाते छात्रों से बातचीत करने के लिए? धीरज दुबे, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और चलिए हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये अहम खबर झारखंड की है, जहां 16 दिनों से छात्र जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। वो भी लगातार वही मांग दोहरा रहे हैं जो जंतर मंतर पे छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षाओं में धांधली रोकी जाए, परीक्षाओं में जिस तरीके से अनियमितता हुई है भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी जाए। पिछले 16 दिनों से यह प्रदर्शन जारी है। सरकार यह भी कह रही है कि बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत का अब तक हल नहीं निकला है। अगर हल निकलता तो आंदोलन खत्म भी हो गया होता, लेकिन छात्र जो है अभी भी डटे हुए हैं और सरकार की तरफ से यह कोशिश हो रही है कि छात्रों को मनाया जाए, लेकिन अब तक जो है कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस कंपनी के थ्रू अभी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें हटाया जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देश भर में तिरंगा अभियान को शुभारंभ कर दिया गया है और हर इलाके में अब तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में आजादी के अमृत भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 2026 का शुभारंभ हुआ है। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत देशवासी और जनप्रतिनिधि अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं सेनानियों के बलिदान को याद किया। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश भर में राष्ट्रभक्ति, एकता और जन भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। तो आजादी के अमृत भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को आज शुभारंभ किया गया। हर घर तिरंगा 2026 ये अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान देशवासी और जनप्रतिनिधि अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो तिरंगा यात्रा में सड़क पर मार्च करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये अभियान 9 तारीख यानी आज से शुरू की गई है जो 17 अगस्त तक चलेगी और तमाम जनप्रतिनिधि तिरंगा यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत
का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। लंबे संघर्ष के बाद इस आजादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है और चिंता करने वाली भी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और इस प्रकोप की वजह से एक आदिवासी महिला की मौत हो गई है। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में मलेरिया से 37 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में मलेरिया के 6 केस एक्टिव हैं। वहीं सरगुजा के दूरस्थ उदयपुर क्षेत्र के मतरिंगा इलाके में 34 लोग मलेरिया से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा मलेरिया के और भी कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप लगाया और डोर टू डोर सैंपलिंग की। संक्रमित मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही जल जमाव वाले स्थानों को साफ कराया जा रहा है और ग्रामीणों को मच्छरदानी वितरित की गई है। तो मलेरिया का प्रकोप छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। बिलासपुर अंबिकापुर में मलेरिया का कहर देखने को मिला है, जिसके बाद से जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई और इन इलाकों में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य जांच की जा रही है। सरगुजा के दूरस्थ इलाकों में भी मलेरिया का प्रकोप नजर आ रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मलेरिया से बीमार हो रहे हैं। बिलासपुर से यह घटना सामने आई, जहां एक महिला की मौत हो गई है। ये 2 तस्वीरें, एक बिलासपुर और एक अंबिकापुर की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ है। इन तस्वीरों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। मलेरिया से पीड़ित मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। वहीं घर घर जाकर अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लोगों की जांच कर रहे हैं और मलेरिया से पीड़ित लोगों को दवाएं और मच्छरदानी भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जानलेवा डंक मलेरिया का यह प्रकोप अब बढ़ रहा है। दरअसल बरसात शुरू होने के बाद से मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और ये प्रकोप अब लोगों को बीमार करता नजर आ रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसकी चपेट में आते हैं और अब हेल्थ विभाग इन इलाकों में सक्रिय हो गया है। डोर टू डोर सैंपलिंग की जा रही है। जो भी मरीज संक्रमित मिल रहे हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही जल जमाव वाले स्थानों को साफ करने के लिए भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और ग्रामीणों को मच्छरदानी वितरित की गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर देश भर में मौसम को लेकर के है। दरअसल लगातार देश भर के कई राज्यों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से राज्यों में लोग जो है वो उनका जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। राजस्थान के जयपुर की बात करें तो रविवार सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लगातार बारिश हुई, जिससे जयपुर के निचले इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया। वहीं चूरू इलाके में भी कॉलोनियां डूब गईं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है या इसका अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के ऊपर से गुजर रही मॉनसूनी टर्फ के असर से कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना है। हालांकि बीच में मॉनसूनी ब्रेक के चलते मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 13% कम है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून सक्रिय है। रायपुर में शनिवार शाम हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हुआ। डिंडौरी में लगातार बारिश से नर्मदा नदी पर बने पुल डूब गए और डिंडौरी में
जबलपुर मार्ग बंद हो गया। कसडोल में नदी नाले उफान पर है। बरघाट नाला पार करते समय एक युवक बह गया, जिसकी तलाश जारी है। तो जनजीवन पूरे देश भर में प्रभावित है। बात राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, हर जगह पर बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव नजर आ रहा है। इसके अलावा जनजीवन भी प्रभावित है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो रायपुर में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। तो मध्य प्रदेश के भी कई जिले बारिश से प्रभावित हैं। बारिश से कई जगह जल भराव, बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। ये 6 तस्वीरें असम, जयपुर, मध्य प्रदेश के डिंडौरी, कसडोल, इसके अलावा ये अन्य तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जल भराव की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कई जगहों पर पुल पुलिये टूट गए हैं। कई जगहों पर जलमग्न होने की वजह से लोग जो है वो परेशान हाल हैं। बच्चे जो छात्र स्कूल जाते हैं उनकी भी पढ़ाई प्रभावित होती नजर आ रही है। तो जलभराव की ये तस्वीरें, असम में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। असम में जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अब तक 98 लोगों की मौत बारिश और जलभराव की वजह से हुई है। और चलिए इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 नए हवाई सेवाओं के शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान वो मंच से संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लोक शर्मा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे माननीय सिन्हा जी, संजय दुबे जी, संजय शुक्ला जी और सभी मंचस्थ माननीय राधा सिंह जी, सिंगरौली की आप हमारी वहाँ की नेता हैं। मैं अभी बैठे बैठे राम नायडू जी का पूरा वक्तव्य भी सुन रहा था और आपने सबने भी सुना है, और सौगातों का सिलसिला और उसके प्रतिमान कैसे गढ़े जाते हैं इसका आकलन में देख रहा था। और ये मैं देख रहा था कि जबलपुर 1930 में एयरपोर्ट बना, ग्वालियर 1940 में बना, भोपाल 1945 में बना और 1948 में जो इंदौर मिला, ये चारों अंग्रेजों के समय चालू हुए। अंग्रेजों के समय चालू होने के बाद 48 के बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर खजुराहो से हमको एक एयरपोर्ट मिला। ये 78 के बाद रीवा का 2024 में एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने बीच में चुनौती भी है, लेकिन इस भाव से कि कहां अंग्रेजों के समय मिलने वाली सौगात और कहां अब हमारे अपने लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान ले 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजा की उड़ान यहां से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है।
तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहां हवाई पट्टी है